सोचो कि आप एक आईएएस ऑफिसर हो जो कि बिहार के एक छोटे से गांव से आता है और आप अपने दम पर इस मुकाम पर पहुंचे हो। पर जब आप बिहार से बाहर निकलते हो तो आपको ये पता लगता है कि ज्यादातर लोग बिहार और उसके लोगों के बारे में एक अलग ही परसेप्शन होल्ड कर रहे होते हैं। गरीब, अनपढ़, कामचोर, बदतमीज, नालायक, छोटे शहर का आदमी। अक्सर बिहार से आए हुए लोग जब दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में आते हैं तो वो अपने बारे में लोगों से ऐसी बातें सुनते हैं। पर क्यों? बिहार एक ऐसा स्टेट जहाँ से इस देश के मैक्सिमम आईएएस ऑफिसर्स निकलते हैं। आखिर लोग इस स्टेट के बारे में और वहाँ के लोगों के बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं? पहला, प्रत्येक व्यक्ति की कमाई, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ऑन एन एवरेज एक इंडिविजुअल आखिर कितने रुपए कमाता है। रिपोर्ट्स के हिसाब से बिहार का पर कैपिटा इनकम है ₹3650, जो कि इंडिया के नेशनल पर कैपिटा इनकम के एवरेज 11,625 से काफी ज्यादा कम है। बिहार की 50% से भी अधिक पॉपुलेशन मल्टी डायमेंशियली पुअर है। इंडिया में बिहार ही एक ऐसा स्टेट है जहाँ पॉवर्टी का लेवल सबसे ज्यादा है। नीति आयोग मल्टी डायमेंशियल पॉवर्टी इंडेक्स यानी एमपीआई के अकॉर्डिंग बिहार की 40 to 70% पॉपुलेशन इस वक्त पॉवर्टी में है। लेकिन सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों है? वो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसने बिहार को बाकी स्टेट्स के मुकाबले इतने पीछे लाकर खड़ा कर दिया है? इस बात को समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। उस समय जब इंडिया पर ब्रिटिशर्स का राज था। जो चीजें हमें लेकर आती है टैक्सेशन हिस्ट्री ऑफ बिहार की तरफ। ब्रिटिशर्स ने ईस्टर्न और वेस्टर्न इंडिया इन दोनों अलग अलग पार्ट्स को लेकर अलग अलग रूल्स सेट किए हुए थे। मद्रास और बॉम्बे प्रोविजंस के अंदर ब्रिटिशर्स ने रैयतवाड़ी सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया था, जिसके अनुसार आपको उतना ही टैक्स भरना पड़ेगा जितना आपका एग्रीकल्चरल आउटपुट है। लेकिन ऐसा बिहार के साथ नहीं था। 1793 के अंदर लागू किए गए परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के तहत बिहार के अंदर ये डिसाइड हुआ कि यहाँ पर अब जमींदारी सिस्टम ही फॉलो होगा, यानी कि बिहार की जो पॉपुलेशन है वो अपने एग्रीकल्चर आउटपुट के बेसिस पर नहीं बल्कि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टैक्स पे करेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट को। और ये चीजें सालों तक चलती आई। दिक्कत यहाँ थी कि बिहार के मैक्सिमम पॉपुलेशन की जो प्राइमरी इनकम की स्रोत थी वो एग्रीकल्चर ही थी। एग्रीकल्चर में एक और बात होती है कि हर बार फसल उतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद बिहार के जनता को सेम टैक्स ऑफ अमाउंट ब्रिटिश गवर्नमेंट को पे करना पड़ता था, चाहे फसल अच्छी हो या नहीं हो। इन्हीं सभी कारणों से इंडिपेंडेंस मिलने के पहले से ही बिहार की हालत काफी खराब थी और 90s आते आते बिहार के बाकी स्टेट्स के साथ जो डिफरेंसेस थी वो और अधिक बढ़ने लगी। रीजन कोई बिहार पर ध्यान ही नहीं देता था। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड इंटरेस्टिंग पीसेस ऑफ डेटा मुखर्जी और मुखर्जी ने अपने पेपर में दिया था। आप यहाँ पर देख सकते हो कि बिहार और उड़ीसा ये दो स्टेट्स सबसे ज्यादा फंड डेप्यूटेड स्टेट्स है, यानी कि इन स्टेट्स के अंदर पैसा है ही नहीं। रीजन जमींदारी सिस्टम, जिस चीज के चलते लोगों के हाथों में कभी पैसा बचता ही नहीं था, क्योंकि वहाँ पर जो टैक्सेस का रेट था वो फिक्स था, तो फार्मर्स के पास पैसा बचता ही नहीं था। तो जब फार्मर्स के पास पैसा बचेगा ही नहीं तो अगली बार फसल उगाने के लिए इन्वेस्ट कहाँ से करेंगे? नहीं कर पाएंगे। फाइनली 1947 में जाकर बिहार में इस लॉ को अबॉलिश किया जाता है, लेकिन अभी तक बिहार को काफी ज्यादा डैमेज ऑलरेडी हो चुका था। बिहार ही नहीं पूरे इंडिया के अंदर यह एक बहुत बड़ा समस्या था। पर जैसे ही बिहार के सर से एक मुसीबत हटी वैसे ही दूसरी मुसीबत सर पर आकर खड़ी हो गई। यह था फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी आप पूरे देश के अंदर कहीं भी अपनी फैक्ट्री सेटअप करो और उस फैक्ट्री के अंदर जितने भी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी उसको आप ट्रांसपोर्ट करवाओगे देश के किसी भी कोने से, तो उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल जाएगी। आसान भाषा में आप देश में फैक्ट्री कहीं भी सेटअप करो, आपको रॉ मटेरियल लाने की जो कॉस्ट है वो हमेशा सेम पड़ेगी। सो इन दिस केस जब गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था तो यह सभी बिजनेसों के लिए आसान हो गया था। फॉर एन एग्जाम्पल, टाटा स्टील जैसी कंपनी पटना बिहार के अंदर अपनी फैक्ट्री सेटअप करने का प्लान आउट करती है। अब उनको स्टील बनाने के लिए जितना भी रॉ मटेरियल चाहिए वो मान लो दरभंगा, जो कि बिहार के अंदर ही एक स्टेट है, वहां से सोर्स कर रहे हैं, तो वहां पर उन्हें ट्रक की जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है फॉर सपोज वो पड़ती है ₹7,000। जिसके बाद पटना में जो उनकी कंपनी है वहां पर उनका स्टील बनता है। वहां से स्टील बनने के बाद जहां पर पोर्ट्स है वहां पर एक्सपोर्ट होने के लिए ट्रांसपोर्ट होता है और बाकी के अलग अलग सिटीज में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। यह एक्सट्रीमली कॉस्टली पड़ जाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्यों?
क्योंकि इन दिस केस अगर टाटा स्टील अपने सारे के सारे प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना चाहती है तो पहले उन्हें पटना के अंदर जहां उनकी फैक्ट्री है वहां से सारे के सारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कराने पड़ेंगे गुजरात, जहां पर सी पोर्ट्स है, जहां पर पोर्ट्स है वहां तक, और उन्हें वहां से ये सारी की सारी चीजें एक्सपोर्ट करनी पड़ेंगी, जिससे सामानों के एक्सपोर्टिंग के कॉस्ट बढ़ेंगे। इससे सारी कंपनियां खत्म हो जाएगी, क्योंकि फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी थी तो सारा का सारा रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करने का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट था वो हमेशा सेम रहने वाला था। तो कंपनीज ने किया क्या, अपनी सारी की सारी फैक्ट्रीज एक मिड लोकेशन पर सेटअप करी। मिड लोकेशन जो कि बहुत ही पास है गुजरात और मुंबई और विशाखापट्टनम यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर सी पोर्ट्स है जहाँ से उनका सारा का सारा माल एक्सपोर्ट किया जा सकता है। अब क्योंकि फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी के तहत जो मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो तो सेम ही रहने वाला है। तो बिहार के अंदर फैक्ट्री सेटअप करो या बाहर सेटअप करो, जो आपकी मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने की जो कॉस्ट है वो सेम ही रहने वाली थी। तो कंपनियां ऐसा क्यों न करती, उन्होंने सारा का सारा मिनरल्स लिया बिहार और उड़ीसा जैसे स्टेट से और अपनी फैक्ट्री सेटअप करी मिड लोकेशन पे जहाँ से पोर्ट्स पास पड़ते हैं। लेकिन इस चीज के चलते बिहार के अंदर कभी फैक्ट्री सेटअप ही नहीं हुई, जिस चीज के चलते जिन स्टेट्स के अंदर फैक्ट्री सेटअप हुई, जिन स्टेट्स के अंदर रोड और लॉजिस्टिक की फैसिलिटीज बहुत ज्यादा अच्छी थी, उन स्टेट्स के अंदर इन सारी फैक्ट्रीज को सेटअप करके उन्होंने बिहार के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया अपने स्टेट के डेवलपमेंट के लिए। इसी कारण से बिहार के अंदर कभी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो ही नहीं पाया। यह भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि बिहार के ज्यादातर लोगों को अपना स्टेट छोड़कर बाकी स्टेट में जाना पड़ता है ताकि उन्हें काम मिल पाए। फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी का बहुत ही सिंपल सा इफेक्ट हुआ। इफेक्ट ये हुआ कि सारे के सारे मिनरल्स बिहार और उड़ीसा जैसे स्टेट से निकाल लिए गए और उसके बाद जो बाकी के स्टेट से वो तो डेवलप हो गए, लेकिन बिहार और उड़ीसा जैसे स्टेट्स में कभी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ही नहीं। इसी फॉल्टी पॉलिसी के चलते जो डेवलप स्टेट्स थे वो तो और भी ज्यादा डेवलप होते चले गए, लेकिन बिहार और भी ज्यादा नीचे आता चला गया। इस एक पॉलिसी के वजह से बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन न होने के कारण एक ऐसी चीज पर इम्पैक्ट पड़ा जिसका ठीक होना किसी भी स्टेट की प्रोग्रेस के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, पॉलिटिक्स। पिछले 70 सालों में बिहार में 40 से भी ज्यादा चीफ मिनिस्टर्स चेंज हुए हैं, मतलब कि ऑन एन एवरेज एक चीफ मिनिस्टर की जो सर्विस ईयर है वो मात्र 1.5 साल की ही रही है। इनफैक्ट ऐसे कई सारे चीफ मिनिस्टर्स ऐसे हैं जो कि ऑफिस में कुछ ही महीनों के लिए रहे हैं। दीप नारायण सिंह 1961 में ये बिहार के चीफ मिनिस्टर बने थे ऑन द डेट ऑफ 1 फरवरी 1961। और पता है इन्होंने ऑफिस कब छोड़ा? 18 फरवरी 1961। जी हाँ, ज्वाइन करने के सिर्फ 17 दिन बाद, क्योंकि यह सच्चाई है कि पॉलिटिक्स पैसों से ही चलती है। ज्यादातर केसों के अंदर ये पैसा इंडस्ट्रियलिस्ट ही देते हैं, लेकिन जिस स्टेट के अंदर इंडस्ट्रीज ही नहीं होगी वहाँ पर पॉलिटिक्स में बने रहने के लिए आखिर पैसा आएगा कहाँ से? इसी कारण स्टेट के नेता अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किए और जहाँ पर हो सका उन्होंने वहाँ पर करप्शन किया ताकि वो अगली बार इलेक्शंस के अंदर बने रहे। सो टेक्निकली जिस स्टेट के अंदर ऑलरेडी फंड्स की कमी थी वहाँ पर और भी ज्यादा करप्शन करके उस स्टेट को और भी ज्यादा गरीब बना दिया। जितना ज्यादा जल्दी पॉलिटिकल हाथ चेंज होते हैं, यानी कि पॉलिटिकल हैंड्स जितनी ज्यादा फ्रिक्वेंटली चेंज होते हैं उतना ही ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है। जब भी कहीं पर ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी वहाँ पर करप्शन और क्राइम रेट और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि टेक्निकली जो पॉलिटिशियन है उनके पास अगली बार इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे बचेंगे ही नहीं। अकॉर्डिंग टू इंडिपेंडेंट सर्वे बिहार को नंबर 2 पे रैंक किया गया है बार्बरी और करप्शन के केस के अंदर। 75% से भी ज्यादा बिहार की पॉपुलेशन इस बात को एडमिट करती है कि वो अधिकतर अपना काम करवाने के लिए ब्राइब्स देते हैं, यानी कि घूस देते हैं। बिहार की एक और बड़ी प्रॉब्लम है प्रॉपर एजुकेशन एंड स्किल की कमी। रूबी राय बिहार से जो एक टॉपर थी, जब उनका एक न्यूज इंटरव्यू लिया गया था तो ये चीज सामने आई थी। पॉलिटिकल साइंस या नया सब्जेक्ट हम सुने, क्या चीज है? खाना बनाने के बारे में। प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल के अंदर सिचुएशन और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। यहाँ पर कई सारे टीचर्स ऐसे हैं जिनको ABCD तक नहीं आती, वर्ड्स स्पेल करने भी नहीं आते। इसके ऊपर से बिहार गवर्नमेंट ने शिक्षा मित्र अपॉइंटमेंट सिस्टम अप्लाई किया। यह सबसे खराब डिसीजन था, क्योंकि इसके चलते वो लोग जिन्होंने टेक एग्जामिनेशन कभी क्वालिफाई ही नहीं किया उन लोगों को भी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने सेलेक्ट कर लिया कि आप भी यहाँ पर आकर बच्चों को पढ़ाओ। बिहार में एक और बड़ी प्रॉब्लम है
कास्ट बेस्ड वोटिंग। बिहार के अंदर कास्ट बेस्ड सिस्टम आज भी चलता है और ये चीजें चलती आ रही है ब्रिटिशर्स के टाइम से। इसी कारण बिहार में ऐसी कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज उभर कर सामने आई जो कि लेस पावरफुल कास्ट ग्रुप से बिलोंग करती थी, जिस चीज के चलते बिहार के अंदर एक ऐसा वोटिंग कल्चर डेवलप हो गया कि अब बिहार के लोग उन लोगों को वोट देते जो कि उनके कास्ट से बिलोंग करते थे, ना कि उस बंदे को जो कि अच्छी कॉन्फिडेंस होल्ड करता हो। टैक्सेशन, करप्शन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, लैक ऑफ फंड्स, हाई पॉपुलेशन, लैक ऑफ स्किल्स, अंडर इन्वॉल्व वुमेन वर्कफोर्स एंड लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंटली कास्ट बेस्ड वोटिंग, इन सारी चीजों के चलते बिहार के जो ज्यादातर लोग हैं वो वहां से माइग्रेट करके बाकी दूसरे शहरों में चले जाते हैं। जो लोग अवेयर और इंटेलिजेंट होते हैं और समझते हैं कि उनकी स्टेट की हालत क्या है, वो बिहार छोड़कर बाकी स्टेट में काम करने के लिए निकल जाते हैं और इसी कारण से बिहार और ज्यादा पॉवर्टी के चंगुल में आता जाता है। क्यों? क्योंकि बिहार में अब वो लोग बचे ही नहीं जो एक्चुअली में कुछ कर भी सकते थे। जिन्हें बिहार में अपॉर्चुनिटी नहीं मिली वो भी दूसरे शहरों में मूव हो गए और बहुत सारे लोग आज भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं ताकि वो कुछ ना कुछ करके अपनी लाइफ सुधार सके। बिहार एज ए स्टेट खराब नहीं है, इनफैक्ट बिहार के लोग भी खराब नहीं है। मैं भी बिहार में ही रहता हूँ, भाषा इतनी अच्छी है, लेकिन कुछ चंद लोग, उन लोगों के चलते आज पूरे स्टेट की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि आज बिहार का आदमी ही बिहार में नहीं रहना चाहता, कहीं बाहर जाकर काम करना चाहता है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी वैल्यूएबल सीखा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपसे ऐसी पावरफुल वीडियोज कभी मिस ना हो।